लेकिन हमें जो जानकारी लगी है कि आपने इस रेंज में रहते हुए ओबेरॉय ग्रुप से सीधे आप भिड़ गए थे, कारण क्या था? लगातार 2 बार मैंने IAS का UPSC का इंटरव्यू दिया 2016 और 17 में। वाह। और इस बीच मैं MPPSC भी देता था, तो मेरा राज्य वन सेवा में सिलेक्शन हो गया, मैंने उसको ज्वाइन किया। उसके बाद तो जब आप जो सुरक्षा है, जानवरों का घर है, जानवर उसमें अपने घर की तरह रहें, वो दोनों चीज़ें बैलेंस में चलें। तो कोई भी चीज़ करने से पहले उसके हर पहलू हमें देखने पड़ते हैं। बेशक आपने बताया हाथीदोल एक बहुत अच्छा पॉइंट है और पर्यटक दृष्टि से भी उसकी संभावनाएं हैं, तो लेकिन मैं कह रहा हूँ कि क्या भविष्य में पर्यटक दृष्टि से जोड़ा जा सकता है क्या? वो उसकी व्यापक स्टडी के बाद ही हम ऐसा कुछ प्रपोजल दे सकते हैं। ऐसी वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकर्षण कराएंगे आप इसमें? हाँ जी, उसको पहले व्यापक रूप से देखना पड़ेगा हमें भी। आपको हमानगंज बहुत अच्छा है, एक छोटा प्यारा सा कस्बा है, लोग बहुत घुलनसार मिलनसार हैं, ये एक बहुत ही अच्छी बात लगी। तो हमारे सवालात आपके बच्चों के भविष्य को लेकर भी होते हैं। तो दोस्तों, बहनों और भाइयों, देवियों और सज्जनों, चलते हैं मयंक शर्मा साहब से अपने विशेष खास कार्यक्रम जो बेहद ही लोकप्रिय है अफसरनामा के आमने सामने में परिचर्चा हेतु, सीधी बात हेतु मयंक शर्मा साहब से बने रहें, देखते रहें। चलते हैं शर्मा साहब के केबिन की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लॉन्चर पर हमारा स्पेशल प्रोग्राम अफसरनामा। हमने आपको इंट्रोज में अभी बताया शर्मा साहब के पास, शर्मा साहब के विशेष जो युवा ऑफिसर हैं, कम उम्र है, बहुत कुछ विभाग के लिए करते हैं, मिलनसार हैं, हंसमुख हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। न्यूज़ 9 लॉन्चर पर मयंक शर्मा, वन परिक्षेत्र अधिकारी, बफर जोन हमानगंज, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं राजेश की तिवारी राज आपका स्वागत करता हूं सर। चंद सवालात विभाग के, आपके अपने परिवार के, बच्चों की कंपटीशन के लिए होंगे, अगर इजाज़त हो तो शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुभ नाम जी ले लीजिए आप। नाम मयंक शर्मा है, वर्तमान में वन परिक्षेत्र अधिकारी हमानगंज बफर के रूप में पदस्थ हूँ। अच्छा सर, आपने अपना नाम हमें बताया, मयंक शर्मा है। मयंक शर्मा साहब, हम एक ऐसे न्यूज़ चैनल से ताल्लुकात रखते हैं जो बेखौफ बेअंदाज सच है वही दिखाते हैं, और हमारा एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम चलता है अफसरनामा। अफसरनामा को बहुत लोग पसंद करते हैं, खासकर वो युवा वर्ग जो बच्चे अफसर बनना चाहते हैं। तो सबसे मेरा पहला सवाल है, बड़ा प्यारा सा सवाल है, उन लाखों करोड़ों प्रतियोगी छात्र छात्राओं के लिए जिनके सपने होते हैं एक मुकाम हासिल करने के लिए। माँ बाप के भी सपने होते हैं कि काश मेरा बेटा अफसर हो, मेरी बेटी अफसर हो। तो सबसे पहले सर मयंक शर्मा साहब, आप कहाँ से हैं? मेरा ओरिजिन ग्वालियर से है जी, लेकिन वहाँ मैं अपने जीवन के बहुत ही शुरुआती सालों में रहा, शुरू के 3-4 साल जी। उसके बाद पापा की नौकरी गुना में थी, तो हम लोग गुना में शिफ्ट कर गए। किस विभाग में थे? मेरे पापा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में ऑडिटर थे, सहकारिता विभाग में ऑडिटर थे। अच्छा अच्छा। तो वो गुना शिफ्ट हुए, उनके साथ हम गुना शिफ्ट हुए, और उसके बाद हम गुना के ही रहवासी बन के रह गए। अच्छा, गुना यानी सिंधिया जी। जी बहुत बढ़िया। आप गुना से हैं, आपके फादर, आपने बताया कि हमारे फादर सहकारिता विभाग में एक बहुत अच्छे पद पर थे, उनके संस्कार रहे होंगे कि आप जो है एक होनहार वीरान के होठ चीकने पात, वो पहले से ही पता चल जाते। तो शर्मा जी, आप गुना में थे, गुना में कितना वर्ष व्यतीत हुआ आपको? गुना में मेरे जीवन का अधिकांश समय गुना में ही बीता है। स्कूली शिक्षा मेरी लगभग पूरी गुना में हुई है। जी जी। क्लास 2 से मैं गुना में था। अच्छा अच्छा। और लगभग पूरी स्कूली शिक्षा मेरी गुना में हुई है। जी। कितने भाई बहन हैं आप? मेरी 4 बड़ी बहनें हैं और मैं अकेला भाई हूँ। अच्छा अच्छा, अकेले भाई हैं आप। 4 बहनें, सब अपने अपने घर परिवार में। जी। आपके बहनोई वगैरह क्या करते हैं? मेरे एक सबसे बड़े जीजा जी, वो ITBP में सब इंस्पेक्टर हैं, इंदो तिब्बत बॉर्डर पुलिस में। अच्छा अच्छा जी। और मेरे दूसरे जीजा जी IT सेक्टर में हैं, 2 जीजा जी मेरे IT सेक्टर में हैं, और मेरे सबसे छोटे वाले जीजा जी वो अभी बिजनेसमैन हैं, भोपाल में अवंतिका होटल एंड रेस्टोरेंट है, बहुत बढ़िया है। मतलब शर्मा साहब, मयंक शर्मा के चेहरे से झलकता है, चूंकि हम दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी रहे हैं, 4 बहनों का अटूट प्यार और मोहब्बत और स्नेह
आपके सर पर है, आपके माँ बाप का आशीर्वाद है, और जिसकी 4-4 बहनें हों, 4-4 बहनोई हो, वो भी अच्छी पदों पर हों, तो लाजमी है साहब कि व्यक्ति तरक्की पसंद होता है, तरक्की करता है। सो दोस्तों चलते हैं अगले सवालात के लिए। सर, आपने एजुकेशन गुना में की, स्कूली शिक्षा, फिर महाविद्यालयीन शिक्षा। महाविद्यालयीन शिक्षा भी मेरी गुना में हुई। क्या सब्जेक्ट था आपका? मेरा बीएससी कंप्यूटर साइंस था। बीएससी कंप्यूटर, जी, मैं कंप्यूटर फील्ड। क्या उद्देश्य था आपका जब आप स्कूलिंग में थे, महाविद्यालयीन में थे? क्या बनने का सोचा था आपने? जब हम अपने स्कूली शिक्षा के जब हायर एंड पे थे, जब हम 11th 12th क्लास में थे, उस समय से रुझान मेरा सिविल सर्विसेज की तरफ आ चुका था। अच्छा, सिविल सर्विस मींस सिविल सर्विस भारतीय यूपीएससी वगैरह, एमपीपीएससी? मोस्टली यूपीएससी की तैयारी मैं इनिशियल फेज में कर रहा था, और साथ में एमपीपीएससी भी देता था। तो क्या यूपीएससी आपने दिया? जी हाँ, मैंने यूपीएससी के कौन से टाइम पर आपने किए? मैंने 2016 और 2017 में यूपीएससी में मैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों चयनित होके इंटरव्यू दिया। मैंने लगातार 2 बार मैंने आईएएस का यूपीएससी का इंटरव्यू दिया, 2016 और 17 में। वाह। और इस बीच मैं एमपीपीएससी भी देता था, तो मेरा राज्य वन सेवा में सिलेक्शन हो गया, मैंने उसको ज्वाइन किया। उसके बाद तो जब आपने यूपीएससी इंटरव्यू तक फेस किया, फिर रिजल्ट मैं नहीं आ पाया किसी का? हाँ जी, मैं बिल्कुल कुछ नंबर्स से दोनों बार। देखिए दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी कितनी जल्दी धैर्य खो देती है, उसका रीजन सर के इस उदाहरण से हम बताएंगे अपने दर्शकों को, कि जहां प्री के एग्जाम क्लियर ना हो पाने में, या क्लियर हो जाने के बाद मेंस एग्जाम दे देना और इंटरव्यू तक पहुंच जाना। मयंक शर्मा साहब बता रहे हैं कि प्री, मेंस और इंटरव्यू, वो भी सिविल सर्विस यानी यूपीएससी, फिर भी आपकी हौसला अफजाई, आपका धैर्य काबिले तारीफ था दोस्तों। आपने धैर्य नहीं खोया। लोग तो धैर्य खो देते हैं कि यार हमारा मेंस हो गया और मेंस में रुक गया या इंटरव्यू में, लेकिन शर्मा साहब, जब देश की सबसे बड़ी परीक्षा जिसमें 10 लाख प्लस अभ्यर्थी परीक्षा देते हैं और हजारों का चयन होता है, उस भीड़ में आपने तीनों फेस क्लियर करते हुए इंटरव्यू तक गए, लेकिन आपने भाग्य को नहीं कोसा, आपने धैर्य बनाए रखा, और साथ साथ आप विकल्प के तौर पर एमपीपीएससी को टारगेट बनाए थे। एमपीपीएससी देते रहे। हाँ सर, एमपीपीएससी आपने दी, तो एमपीपीएससी में सिविल सर्विस, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी या वन सेवा, किस क्षेत्र को चुना आपने? मैं वो भी दे रहा था। हाँ। मैंने जब ऑप्शंस में आप जब फॉर्म भरते हैं तो पोर्टल आपसे पूछता है कि आप एक सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, फॉरेस्ट में, या दोनों में। तो दोनों भर दिया। तो मैंने दोनों चुना था। और फिर मेरा प्रीलिम्स और मेंस वन सेवा और सिविल सेवा दोनों में हुआ। दोनों में मेरा प्रीलिम्स हुआ, एमपीपीएससी। उसके बाद जब मैं मेंस दे रहा था, तो क्योंकि उस समय मैं यूपीएससी भी दे रहा था, और मैंने जब सिलेबस देखा तो जो 2017 का हमारा जो मेंस, फॉरेस्ट का जो मेंस था, वो यूपीएससी में हम जब एनवायरनमेंट इकोलॉजी एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो एक किताब थी शंकर आईएएस, तो उसकी जो पूरी किताब थी, सेम सिलेबस फॉरेस्ट सर्विसेज का था। और वो किताब मैंने शायद इतनी पढ़ रखी थी कि मैं आंख बंद करके दोबारा लिख सकता हूँ वो किताब। तो इसीलिए मैंने फिर फॉरेस्ट के मेंस पे ज़्यादा ध्यान दिया, और बेसिकली ध्यान तो मेरा उस समय यूपीएससी के मेंस पर था, बट इस बीच ये एग्ज़ाम आया तो मैंने इसको भी लिखा, और मैंने एमपीपीएससी मेंस भी लिखा। एमपीपीएससी मेंस मेरा शायद 3-4 नंबर से इंटरव्यू कॉल रुका था, लेकिन यहाँ मेरा इंटरव्यू कॉल सिलेक्शन हो गया था। और मुझे टोटल कितने मार्क्स तक का था ये आपका? ये अब तो सिलेबस चेंज हो चुका है, मैं आपको पुराना सिलेबस बताऊंगा, उसका ज़्यादा कोई अब सार्थकता बची नहीं है। लेकिन उस समय 200 मार्क्स के क्या रैंक थी आपकी उस दौर? मेरी उस समय एमपी में रैंक 59 थी। 59 जी। एक मिनट सर, बता रहे हैं आज हमारे जो बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए बहुत सीधा सवाल है मेरा, जो सर से मैं पूछूंगा कि विषय सब्जेक्ट को लेकर जो माथापच्ची रहती है कि सिविल सर्विस और वन सेवा में दोनों अगर फेस करना है, सिविल सर्विस या सिविल सेवा यानी डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी वगैरह, या वाणिज्यकर या आरटीओस
या कोई भी और रेंजर्स यानी राज्य वन सेवा, तो सब्जेक्ट में जो मारामारी रहती है सर, कौन से सब्जेक्ट ऐसे लेने चाहिए बच्चों को जो दोनों में काम आ जाए? देखिए, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, हाँ, तो उसके विषय में आपको एक ही सब्जेक्ट चूज करना होता है। वो एक सब्जेक्ट 24 सब्जेक्ट हैं, उसमें से आप या तो ग्रेजुएशन में जो आपने पढ़ा है वो पढ़ सकते हैं। मेरा सोशियोलॉजी था, समाजशास्त्र था। अच्छा, एक सब्जेक्ट? हाँ जी, मेरा दूसरा एक ही सब्जेक्ट था, एक ही सब्जेक्ट लेना होता है सिविल सर्विसेज में। नहीं, लेकिन वन सेवा में तो हाँ, जो सेंटर के वन सेवा जो है, जिसको आईएफएस एग्जाम जो है यूपीएससी का, उसमें 2 सब्जेक्ट लेने होते हैं। ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो एनवायरमेंट और जियोलॉजी का ही कॉम्बिनेशन होते हैं। हाँ, पर्यावरण और मतलब वनस्पति शास्त्र। हाँ जी, मतलब फॉरेस्ट्री और जियोलॉजी, मतलब वानिकी और जियोलॉजी। मतलब इन सब्जेक्टों में जरा थोड़ा अंदर तक जाएं अपन, ये कितने मतलब कठिन है, हेल्दी है, क्या है इनमें? सब्जेक्ट का कोई भी जो आंसर जो वानिकी है आपकी, जो यूपीएससी बोलता है, यूपीएससी कहता है कि हम ग्रेजुएशन लेवल के या पीजी लेवल के सब्जेक्ट क्वेश्चंस पूछेंगे। बट जब आप वो क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको, अगर आप उन सब्जेक्ट से बहुत अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा वो क्वेश्चंस पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के भी नहीं हैं। वो क्वेश्चन ग्रेजुएशन, हाँ, ग्रेजुएशन या 12वीं उसी स्तर के क्वेश्चन होते हैं, मेंस में भी और पीजी के स्तर के भी। मतलब बच्चों के लिए सही, आपसे हम जानना चाहेंगे सही सब्जेक्ट चूज में जो 2 सब्जेक्ट बताए हैं आपने, जूलॉजी और दूसरा जियोलॉजी और फॉरेस्ट, कौन सही रहेगा इसमें? ये दोनों आपको 2 ही लेने होते हैं। 2 ही लेने? हाँ, आपको अगर राज्य सेवा में भी नहीं, राज्य सेवा में 2017 में जब हमने मेंस दिया था तब आपको एक सब्जेक्ट चुनना था, लेकिन 2018 से टोटल चेंज हो चुका है। आपको कोई सब्जेक्ट नहीं चुनने पड़ते, सबके लिए यूनिफॉर्म मेंस आंसर देना। राज्य सेवा में सीधा एक क्वेश्चन, राज्य वन सेवा में। राज्य वन सेवा में अब क्या है? राज्य वन सेवा में अब कोई ऑप्शन आपको नहीं लेना। हाँ। आपको सीधा मेंस आएगा, सबके लिए एक ही जैसा मेंस आएगा जी। अब वो सब्जेक्ट का काम राज्य वन सेवा में खत्म कर दिया 18 से। हाँ जी, केंद्र में है, लेकिन केंद्र में आज भी है। केंद्र में आपको जूलॉजी 2 सब्जेक्ट लेने होते हैं, 2 सब्जेक्ट कोई भी आप ले सकते हैं जी। चलिए, रेंजर साहब ने बहुत कुछ बात साफ कर दी। बच्चों के लिए 2 सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट ही आपके कहे मुताबिक, या तो आपका गजब का अध्ययन रहा होगा, आपने कहा कि हमने ऐसी पढ़ाई की थी कि हमें बहुत इजी लगा, तो आपके विचार ऐसे हैं, उनको कुछ सुनिए, आप आत्मसात करिए। सर, ये तो हो गई, आपने जब पीएससी दी 16 की दी होगी आपने, तो 17 में रिजल्ट आया? मैंने 17 की पीएससी दी थी, 18 में रिजल्ट आया। तो 2017 आप बैच के हैं, उस टाइम जब आपका चयन हुआ कैसा लगा? फिर आपको कितने संघर्ष के बाद आपको मुकाम मिला? दरअसल कितने वर्ष लग गए? मैं ऑनेस्ट रहूंगा, दरअसल जब मेरा सिलेक्शन हुआ वो डेट थी 21 मार्च 2018 जी, और मेरा यूपीएससी का दूसरा इंटरव्यू था 20 अप्रैल 2018 को। तो मेरा सिलेक्शन हो गया था, एक खुशी थी, एक रिलीफ था कि जॉब है मेरे पास। लेकिन क्योंकि 1 महीने बाद मेरा इंटरव्यू था तो मैं उसी की तैयारी में लगा हुआ था। किस बात का इंटरव्यू था? यूपीएससी आईएएस का। आईएएस जी। लेकिन आप सिक्योर हो चुका? मैं सिक्योर हो चुका था, जॉब सिक्योरिटी की तैयारी, मेहनत थी सर आपकी ये? अगर आप वर्षों की मेहनत और तैयारी की बात करें तो मैं तो यही बोलूँगा कि क्लास 5th 6th से जो आप पढ़ रहे हो वो सब आपकी मेहनत में काउंट होता है वही से। लेकिन अगर आप बिल्कुल एक प्रोफेशनली कितनी तैयारी की वो आप पूछते हैं जी, तो मैं 2015 से मैंने सारे अपनी एकेडमिक सब्जेक्ट्स छोड़ के ग्रेजुएशन के बाद सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी की थी। वर्दी क्यों ही चुना है आपने? जी नहीं, कह सकते हैं इसको कि वर्दी ने मुझे चुना। वर्दी ने मुझे चुना। कुछ शरीर होते हैं कि वर्दी बड़ी प्यारी लगती है, जैसे ये सितारे आपके तगमे, जरा दिखाना, फोकस करना थोड़ा, ये कंधे पे जो स्टार लगे हुए हैं बड़े चमक रहे हैं। आप कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात की कि वर्दी ने मुझे चुना। यही तो जज्बा होता है दोस्तों, यही तो राष्ट्रीयता होती है, यही तो राष्ट्रीयता के प्रति समर्पण होता है, प्रेम होता है। शर्मा जी का हमें वक्तव्य दिल को छू गया कि मैंने वर्दी को नहीं छुआ, वर्दी ने मुझे चुना। बहुत बढ़िया रंजीत साहब, हमारी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। इसके बाद जब आपका फॉरेस्ट में राज्य सेवा से चयन हो गया तो क्या समय नहीं मिल पाया, फिर आपने प्रतियोगी परीक्षाओं से क्या दूरी बना ली? दोनों चीज़ें कह सकते हैं, समय भी नहीं मिल पाया और जब जॉब में एक बात एंटर कर गए जी, उसमें फिर ये भी है कि आप जो काम कर रहे हैं
उससे भी आप मुंह नहीं मोड़ सकते, या उसको भी आप उस काम के प्रति कर्म वाला जी उस काम के प्रति आप लापरवाही या धोखा नहीं दे सकते। लेकिन समय भी मिलता है, लेकिन क्योंकि व्यस्तताएं फिर आपकी समय के साथ लगती जाती हैं, तो उस वजह से फिर आगे एग्ज़ाम हम 2020 के बाद हमने। दोस्तों, बहनों और भाइयों, देवियों सज्जनों, मयंक शर्मा साहब युवा हैं, बहुत अच्छी सोच रखते हैं। एक मिशन था, आजकल के बच्चे थोड़ी में घबरा जाते हैं। एक धैर्य होता है, एक समय होता है, मुकद्दर तभी साथ देता है जब आप प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि कर्म से बढ़कर कुछ नहीं होता है। आप कर्म करते रहिए, मिशन बनाए रहिए, एक एडिशनल भी बना के रखिए। अगर आपको यूपीएससी फेस करनी है तो वो तो रहे, लेकिन साथ में और भी विकल्प होना चाहिए। आज 2017 के बाद से गुना जिले के ब्राह्मण शर्मा मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, जब आपकी पोस्टिंग हुई, फिर ट्रेनिंग आपने कहाँ की? ट्रेनिंग रेंज ऑफिसर्स की ट्रेनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है। तो ट्रेनिंग के रेंज ऑफिसर्स के ट्रेनिंग स्कूल्स हैं कई जगह पे, जैसे देहरादून में भी है, देहरादून में नहीं है, हल्द्वानी में है। इसके अलावा हाँ नहीं, यूपी नहीं, उत्तराखंड में, हल्द्वानी में है। कहाँ हुई थी? मेरी दुल्लापल्ली हैदराबाद में हुई थी, हैदराबाद में, जहाँ भारतीय पुलिस सेवा की होती है। हाँ, उससे तो लगभग 20-30 किलोमीटर दूर था। लेकिन तेलंगाना स्टेट फॉरेस्ट एकेडमी, तो तेलंगाना फॉरेस्ट एकेडमी कितने में महीनों की? ये 18 महीने की ट्रेनिंग थी। अच्छा, ट्रेनिंग के बाद कुछ भारत दर्शन, मध्य प्रदेश दर्शन? हाँ, ट्रेनिंग के बाद नहीं होता। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बहुत ही एक्सटेंसिव, बहुत ही व्यापक रूप से टूर्स हैं, वो चलती ट्रेनिंग में होते हैं और वो ट्रेनिंग के ही पार्ट हैं। तो एक महीने के 5 टूर्स थे हमारे। तो 5 महीने हमने सिर्फ इंडिया घूमा जी। क्या शॉर्ट में बताया आपने, ट्रेनिंग में क्या सीखा? ट्रेनिंग में जो हमारे स्टडी टूर्स थे वो तो मैं कहूँगा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस थे। लगभग मैं अपने 25 राज्य घूम चुका हूँ, और अंडमान निकोबार भी गए थे हम। तो लगभग सारे, हर स्टेट, हर कोने में जाके, और जो हम किताबों में पढ़ते हैं और जो हम आंखों के सामने देखते हैं, उसमें कितना अंतर जमीन, व्यवहारिक जो ज्ञान आपको मिलता है, वो लाइफ टाइम हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। इसके अलावा ट्रेनिंग में सबसे अच्छी बात, हम जब वहाँ पहुँचे थे तो हम एक एग्ज़ाम क्लियर करने वाले, एग्ज़ाम एक केवल पढ़ के उत्तर देने वाले एक मशीन के रूप में लोग गए थे। बिल्कुल। रियल में अगर हम सिविल सेवा अधिकारी बने तो वो ट्रेनिंग में बने, क्योंकि वहाँ व्यवहारिक ज्ञान मिला, समाज में कैसे रहना है, कैसे हैंडल करना है, सब खुद जी। और एक और चीज़, वहाँ क्या करना है से ज़्यादा ये सिखाया गया क्या नहीं करना है। आपको आपकी लिमिटेशंस बताई गई, आपको बताया गया कि आपको एक ऑफिसर की तरह बिहेव कैसे करना है, कहाँ आपको सख्त होना है, कहाँ आपको नम्र होना है। लेकिन वर्तमान परिवेश में जहाँ तक मैं थोड़ा सा जानता हूँ, अब ये भी आ गया है कि समाज में आपकी भागीदारी और मानव और समाज को लेके साथ चलना है, क्योंकि ह्यूमैनिटी और मानवता बनी रहे, इस बेस पे भी आपको पढ़ाया गया होगा। हाँ जी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पूरी अवधारणा ही पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे इंडिया में फॉरेस्ट की पूरी अवधारणा इसी तरीके से अब चल रही है, जिसमें कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, हमारी इको विकास समितियां हैं। तो पूरी तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो प्रो पीपल होके चलता है। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जो सपना है, प्रो प्लेनेट पीपल करके उन्होंने मिशन लाइफ के अंतर्गत जो एक मिशन रखा है, उस पूरे तरीके से हमारे अनुभूति कार्यक्रम है। तो या हमारी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इस पे आएंगे सर। थोड़ा सा मैं आपसे और जानना चाहता हूँ, मेरे दर्शक जानना चाहते हैं, आपकी ट्रेनिंग उपरांत आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई? ट्रेनिंग के उपरांत सबसे पहले प्रोबेशनरी के तौर पे, हाँ, हमारा 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड होता है। तो पहले वर्ष में तो हमें ऑफिस से अटैच किया जाता है, फिर बीट गार्ड के रूप में, डिप्टी रेंजर के रूप में रखा जाता है। तो उस समय मैं टीकमगढ़ वन मंडल में था। टीकमगढ़ वन मंडल में हमने ऑफिस की बारीकियां सीखी। फिर टीकमगढ़ वन मंडल से श्रीमान वन मंडल अधिकारी महोदय ने मुझे ओरछा रेंज भेजा। ओरछा रेंज में एक वन रक्षक के तौर पे कुछ सीखा। वन रक्षक के तौर पे एक बहुत सेंसिटिव बीट थी, चंदपुरा बीट। तो मैं चंदपुरा बीट का 1 महीने बीट गार्ड था।
तो वहाँ मैंने बारीकियाँ सीखी। और जो ट्रेनिंग के दौरान स्टारों की क्या गतिविधियां रहती है, एक स्टार लगता है? नहीं, हाँ। पूरी ट्रेनिंग के दौरान जब आप प्रोबेशन में आते हैं तो आप सेम यूनिफॉर्म रहते हैं जैसी मैं भी पहना हूँ। हाँ। लेकिन जब तक आप अपनी एकेडमी में होते हैं उस समय पे आप जो आपकी एकेडमी बताती है वो आप यूनिफॉर्म पहनते हैं। अच्छा, जब आप टीकमगढ़ में बात कर रहे थे तो वहाँ पे आप मतलब 3 स्टार लगे हुए थे आप? जी। लेकिन पुलिस विभाग में ऐसा नहीं होता है। जी, हमारे में जिस दिन आप डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको जो यूनिफॉर्म में अभी पहना मतलब जो पद मिला है उसी पद पे यूनिफॉर्म में रह के अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की बारीकियों को सीखना पड़ता है, विभाग की बारीकियों को सीखना पड़ता है। जी, ठीक है। फिर रेंजर साहब, टीकमगढ़ के बाद कहाँ आपका? टीकमगढ़, ओरछा रहा मैं। ओरछा के बाद फिर मुझे रेंज चार्ज मिला, जो प्रोबेशन का सेकंड पीरियड होता है हमारा 1 साल का। कहाँ मिला? उसमें मैं पन्ना टाइगर रिजर्व पोस्टेड हो गया था। अच्छा, मतलब सीधा प्रोबेशनरी पीरियड के बाद जी आपको पन्ना जिला हुआ, पन्ना जिला मिला? जी, पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व में आप कब आए? पन्ना टाइगर रिजर्व में मैं अप्रैल 2021 में आया। 2021 में कहाँ पदस्थापना हुई उस टाइम? मेरी पहली पदस्थापना हमारे फील्ड डायरेक्टर महोदय द्वारा मुझे केन घड़ियाल अभ्यारण्य पन्ना टाइगर रिजर्व भेजा गया। केन घड़ियाल में आप थे जी। केन घड़ियाल एक ऐसी परियोजना है सरकार की, खासकर मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार की, कि घड़ियाल जो केन नदी है एक तो देश की क्या विश्व की सबसे साफ स्वच्छ नदी है, उसमें जो जल जंतु है या घड़ियाल है वो पनप रहे। उस पर आपने क्या ऐसा किया कि जो आपको या आपके विभाग को या सरकार को अच्छा लगा? क्या स्थिति थी आज उस जमाने में आज केन घड़ियाल की? केन घड़ियाल में जब मैं वहाँ पहुँचा था तो सबसे पहले तो मैंने देखा हाँ क्या क्या जो है सुरक्षा की कमियां हैं। सबसे पहले मैंने वो देखा। उनको मोर और लेस चीज़ें ठीक थी, लेकिन जहाँ ठीक नहीं थी वहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले कार्रवाइयाँ करने की कोशिश की। गांव वालों से संवाद किया कि आप यहाँ मछली नहीं पकड़ सकते क्योंकि ये सेंचुरी है। केन घड़ियाल सेंचुरी का कितना एरिया है? केन घड़ियाल सेंचुरी का एरिया अगर आप एरिया में देखें तो 4500 हेक्टेयर की रेंज है। जी। जो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन चूंकि जब आप आए थे तो घड़ियालों की क्या संख्या थी? घड़ियालों की संख्या अलग से घड़ियालों का एस्टिमेशन अभी तक पन्ना टाइगर रिजर्व में नहीं हो रहा है। फॉर्मल गिनती नहीं है, फॉर्मल गिनती नहीं है, लेकिन अमूमन 2019 में 25 घड़ियाल छोड़े गए थे और हमें एट अ टाइम शक्ति के द्वारा कितना अभी वहाँ पे जैसे अपन सैटेलाइट वगैरह से देखते होंगे, अभी वहाँ पे हैचरी या अंडे देना तो चालू नहीं किए हैं घड़ियालों ने, उसकी लगातार प्रयास जारी है। लेकिन सर घड़ियाल तो अंडे पानी से बाहर निकल के देते हैं? हाँ, रेत पे देते हैं। जी। और फिर तो अंडे अभी वहाँ प्रजनन ऐसे सीधे डायरेक्ट साइटिंग के रूप में नहीं दिखा है, लेकिन भविष्य में जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा मध्य प्रदेश में 3 घड़ियाल की सेंचुरी हैं, सोन घड़ियाल, केन घड़ियाल और चंबल घड़ियाल। तो चंबल घड़ियाल एक बहुत बड़ा ब्रीडिंग सेंटर है, लेकिन अभी कुछ समय पहले सोन घड़ियाल में भी ब्रीडिंग चालू हो चुकी है। तो अब हमें उम्मीद है उसी राह पे हैं कि यहाँ भी ब्रीडिंग हमारी चालू। अच्छा, आप वहाँ पे बतौर प्रक्षेत्र अधिकारी थे, घड़ियाल के लिए जो है देशी विदेशी पर्यटक जाते हैं, क्या मूवमेंट है सर? कैसे आना जाना होता है वहाँ पे? मंडला से जाते हैं, चंद्रनगर से जाते हैं? सबसे जो इजी रास्ता है और सबसे ज़्यादा जो उपयोग में आ रहा है वो खजुराहो से सीधा राजनगर मार्ग पकड़ के सीधा रने फॉल के लिए सीधा रास्ता है। दीदार के लिए क्या समय निर्धारित है? कब घड़ियालों के दीदार होंगे? घड़ियाल तो वैसे मगरमच्छ या घड़ियाल आपको 12 महीने हर टाइम वहाँ घड़ियाल पॉइंट बना हुआ है, आराम फरमाते। हाँ, घड़ियाल पॉइंट बना हुआ है वहाँ पानी के अंदर भी। गर्म में अगर सर्द मौसम है और अगर आप 9, 10, 11 बजे जो पहली धूप जो चढ़ना चालू होती है वहाँ जाएंगे तो आपको डेफिनेटली घड़ियाल मगर में दिखेंगे ही दिखेंगे। अच्छा, कितना समय गुजारा आपने? मैंने केन घड़ियाल में 3 वर्ष गुजारे। 3 वर्ष। कैसा रहा अनुभव? बहुत अच्छा रहा अनुभव, काफ़ी कुछ सीखने को मिला और काफ़ी कुछ चैलेंजेस भी थे क्योंकि रेंज छोटी है, लेकिन रेंज का जो डिस्टेंस जो आपको कवर करना है एक बीट से दूसरी बीट में जाने के लिए वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बीच में केन रिवर है और आपको 2 ही तरह से आपके पास पुल हैं जाने के लिए, या तो आप गुमानगंज वाला पंचम नगर वाला पुल से दूसरे साइड जाइए। मयंक शर्मा साहब ने अपने केन घड़ियाल के 3 वर्ष के अनुभव
हमारे साथ साझा किए। आपका कहना ये था कि तिवारी जी, हमने वहाँ पर बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ तजुर्बा मिला और बहुत कुछ करके आए। अच्छा साहब, ये तो हो गई कैन घड़ियाल की बात जी। आपकी पहली पोस्टिंग पन्ना टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने कैन घड़ियाल के तौर पर की, वहां आपके काम को परखा, देखा, कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग हुई, आला अधिकारी उसको लेते हैं। फिर आपको एक और चुनौतीपूर्ण काम मिला, आपका स्थानांतरण जहां तक मैं जानता हूं चंदनगर के लिए हुआ। हाँ जी। चंदनगर एक ऐसी जगह है जहां वन, पर्यावरण, वन्य जीव तमाम तरह और हाईवे से लगा हुआ है। जब आप चंदनगर कब पहुंचे आप? मैं चंदनगर में सबसे पहले तो मैं जब कैन घड़ियाल में था बतौर परिषद अधिकारी, तब चंदनगर के जो परिषद अधिकारी थे वो बीमार हो गए थे, तो चंदनगर का मुझे एडिशनल चार्ज उस समय मिला था। तो अक्टूबर 2023 में चंदनगर का मुझे एडिशनल चार्ज मिला। अक्टूबर 23 से मार्च 23 तक मैं चंदनगर के एडिशनल चार्ज में था, और अप्रैल 24 में माफ़ कीजिएगा, मैं चंदनगर के स्वतंत्र प्रभार में फिर मैं चंदनगर से आप मढ़िया दो भी गए कुछ दिनों के लिए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जब आप मढ़िया दो गए जी, तो मढ़िया दो, जहाँ तक हमारे जो सूत्र हैं, जी, मढ़िया दो में अवैध खनन जी और जंगल कटाई का एक बहुत ज़्यादा रेशियो चलता है। जी। जो तस्कर हैं या माफिया है, जब आप कितने दिन थे वहाँ पे? मैं मढ़िया दो में 3.5 महीने पोस्टेड। कैसा रहा वहाँ पे आपके? मढ़िया दो में एक्सपीरियंस अच्छा था, बहुत अच्छा था। जो आप तस्करी या जंगल कटाई की बात कर रहे हैं, अवैध उत्खनन की जो आप बात कर रहे हैं, वैसा नहीं है मढ़िया दो में। कहीं पूर्व से मेरा मतलब है बहुत पूर्व आपके पहले की बात? नहीं, मेरे से पहले मतलब बहुत पूर्व में, मतलब शायद आने एक तो दस्यु प्रभावित भी था, वो डकैती वाला क्षेत्र। हाँ जी, हाँ जी, मैं उसी समय की बात कर रहा हूँ। उस समय पर कुछ ऐसा रहा होगा। वर्तमान में, क्योंकि सबसे अच्छी बात मुझे वहाँ लगी कि वहाँ के लोगों में जागरूकता है। वहाँ के लोग बहुत अच्छी तरह ये चीज़ समझते हैं कि टाइगर रिजर्व के नियम बहुत अलग हैं और एक सामान्य फॉरेस्ट के नियम बहुत अलग हैं। आपका टाइगर रिजर्व सर 3 जिलों को छूता है जी। कुछ दमोह, छतरपुर, पन्ना जी। 524 कितना क्षेत्रफल है शायद, जहां तक मुझे नॉलेज है। अगर तीनों जिले यानी कोर और बफर आप मिलाते हैं तो 1500 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है। तो ये आप फिर वहां रहे, फिर इसके बाद चंदनगर आए। एक हमें बात सुनने को मिली थी, चूंकि हम बहुत अंदर तक जाते हैं और देखते हैं, जब आप चंदनगर में आपकी तैनाती थी, तो अभी जब कुछ ही महीने पहले सूबे के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक हेरिटेज होटल, जो कभी किसी दौर में एक किला हुआ करता था, हम खुद उस चीज़ के साक्षी हैं, उस किले में कामसूत्र एक पिक्चर आई थी, रेखा और ओमपुरी साहब की, वहीं फिल्मांकन हुआ था। अब वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार ने ओबेरॉय ग्रुप को दे दिया है, वो बड़ा होटल बना है, पैलेस बना है, कहते हैं एक दिन का लाखों रुपए किराया होता है, उसकी तो बात अलग होगी। लेकिन हमें जो जानकारी लगी है कि आपने इस रेंज में रहते हुए ओबेरॉय ग्रुप से सीधे आप भिड़ गए थे, कारण क्या था? नहीं, ऐसा नहीं था। वो एक बहुत एक धरोहर है और बहुत अच्छा होटल है। वो लोग भी टाइगर रिजर्व के सारे नियमों को फॉलो करके चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। बाकी एक केस हमारे मेरे जहन में आ रहा है, जिसमें कि एक ज़मीन थी, भूमि राजस्व और वन भूमि विवाद था। जो कोई भूमि जो कि वन के रूप में हमारे नक्शों में थी, राजस्व के नक्शों में उनके में थी, तो उसमें हमने अपना पक्ष रखा पूरा। हमने पहले एसडीएम न्यायालय में पक्ष रखा, फिर हमने कलेक्टर महोदय जी की न्यायालय में पक्ष रखा, और वहाँ फिर हमारे केस को उस चीज़ को माना। वन और राजस्व खनिज की विवाद बहुत सारे रहते हैं, बड़ी मुश्किल से सॉल्व हो पाते हैं। फिर ये मैटर कैसे सॉल्व हुआ? ऊपर लेवल पे सॉल्व हो गया था क्या सर? नहीं, इसको हमने लिखित में बिल्कुल एक अपील प्रस्तुत की थी, और उसमें हमने सारे तथ्य रखे थे, अपने टाइगर रिजर्व के जितने भी आज तक नोटिफिकेशन हुए हैं, बफर के जो नोटिफिकेशन हुए हैं, वर्किंग प्लान के नक्शे, वनखंड के नक्शे, वो सब हमने लगा के सारा अपना पक्ष रखा। और कितना भूखंड रहा होगा वो मुझे एग्जैक्ट तो अब याद नहीं, अमूमन शायद 1 हेक्टेयर होगा, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है जी। तो फिर क्या वो शासन ने उनको दे दिया लीज? नहीं, वर्तमान में वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ही आधिपत्य में जी, फॉरेस्ट में है जी। ये आपकी पहल नहीं तो उसमें उन्होंने कब्जा कर लिया था? नहीं, कब्जा नहीं किया था। जब वो पहले दिन, क्योंकि उन्होंने विधिवत जिसके नाम पे शायद चढ़ी हुई थी उसके थ्रू वो आए थे, तो उन्होंने पहले दिन जब वो उस नहीं, जहाँ तक हमारे सूत्र कहते हैं कि आपको सूचना मिली, वहाँ पे खोद रहे थे, फिर आप जब वहाँ गए तो आपने रोका, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं ये जमीन हमारी है। नहीं, ऐसा नहीं था, खोद नहीं रहे थे। हमारे बीट गार्ड द्वारा उनको बता दिया गया था कि ये
फॉरेस्ट है। लेकिन अपनी जगह वो लोग भी इस चीज़ को क्लियर करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने बाकायदा पूरा राजस्व का रूट से उन्होंने अपने नाम ज़मीन ली थी। तो उसमें फिर हमने जाके पक्ष रखा। फिर जब वो बीट गार्ड ने उन्हें बताया, फिर वो उसको क्लियर करने के लिए और वरिष्ठ अधिकारियों के पास आए, हमारे पास आए और वरिष्ठ अधिकारियों के पास गए। तो हम लोगों ने अपने सारे के सारे नक्शे उनको बहुत डिटेल में बताया, उनका भी उस चीज़ में कोऑपरेशन। रेंजर साहब ने कुछ बातें नकारी, कुछ को कबूला, लेकिन आज हम जिस बात की बात कर रहे हैं, जिस पैलेस की बात कर रहे हैं, वो मध्य प्रदेश राजगढ़ पैलेस। आप जैसे पन्ना से छतरपुर जाएंगे तो चंदनगर में जो है एक पहाड़ है, वहां पर बहुत अत्याधुनिक तरीके से होटल का पूरे देश भर में बिजनेस करने वाले सफल बिजनेसमैन ओबेरॉय ग्रुप को मध्य प्रदेश शासन ने दिया है। वो होटल भ्रष्टित हो गया है, उस पर हम खबर लगा चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अपन बात कर रहे हैं रेंजर साहब की। रेंजर साहब, आपने चंदनगर में जब थे आप, तो जल्दी हमारे दर्शकों को कम शब्दों में बताइए कि आपने चंदनगर में ऐसा क्या किया कि जो आपको जेहन में लगता हो कि यार हम ये कुछ अच्छा करके आए। जी, चंद्रनगर में हमने पाटन एक बीट है, उसमें से हमने अतिक्रमण हटाया था। उसमें कुछ लोग खेती कर रहे थे, जिनको हमने समझाइश दी, और मात्र उसको समझाइश देने भर से वो लोग समझ गए। चंदनगर यानी खरियानी हरियाणी तक जाता है? हाँ जी, चंदनगर पलकोहा सुकवाहा तक जाता है, और इस तरफ हमारा भुसौर। खरियानी किस में लगती है? खरियानी बीट किशनगढ़ कोर में लगती है। अच्छा, कोर में लगती है। खरियानी तो वहाँ तो मत्स्य पालन वगैरह तमाम ऐसे चीज़ें चलती हैं जी। कहने में जो है मछली मारना या कुछ ऐसा, चूँकि घना जंगल है। वर्तमान समय में आपके इसी क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा ढोणन डैम भी बन रहा है, जो कैन और बेतवा को जोड़ने वाला है। आप जब वहाँ थे तो काम शुरू हो चुका था? हाँ जी, हाँ जी, जब मैं वहाँ था। ये जो आपका डैम बन रहा है, ये जब डैम बन के तैयार होगा, चूंकि अभी बजट की हम बात करें, चूंकि हम बहुत सेंसिटिव पत्रकारिता करते हैं, तो अभी के केंद्रीय बजट में इस परियोजना के लिए उतना खासा बजट नहीं दिया गया। वो तो अलग बात है, बहुत सालों लग जाएंगे। लेकिन जब ये बन के परियोजना तैयार होगी साहब, तो कैसा होगा बना आपका? कहते हैं बहुत सारे वन क्षेत्र डूब जाएगा। हाँ, इसमें 17 लगभग 6017 हेक्टेयर फॉरेस्ट डूब रहा है, डूब क्षेत्र में आएगा जब अपने पूरे लेवल पर डैम होगा। और वन्य प्राणी साहब, उसके लिए चूंकि अभी समय है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हमारा मध्य प्रदेश शासन, केंद्र शासन, सबकी तरफ से प्रॉपर असेसमेंट हो चुके हैं, और पूरे असेसमेंट के बाद उसकी भरपाई, पूरे लैंडस्केप एक परियोजना बन चुकी है, उसकी भरपाई, जिसको हम इंटीग्रेटेड लैंडस्केप मैनेजमेंट पन्ना बोलते हैं। तो वो पूरी एक परियोजना बन चुकी है। वो परियोजना पैरेलल साथ में काम करेगी। वो परियोजना जो हमारा हैबिटेट लॉस हो रहा है, उसको मिनिमाइज करना, हाँ, उसको मिनिमाइज करना, उतना ही वृक्ष लगाना, और इसके अलावा भी लगेंगे सर ये कई जगह लगना चालू हो गए हैं। दमोह में ये हो रहा है, जैसे आपका बफर अमानगंज में कुछ बफर में भी है, दमोह में ऐसा है। क्योंकि ये पेड़ लगने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पन्ना टाइगर रिजर्व में लगेंगे, आसपास लगा सकते। हाँ, लैंडस्केप जो है बहुत बड़ा है, तो इस पूरे लैंडस्केप को हम एक साथ डेवलप कर रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और ये पूरा लैंडस्केप। अच्छा रेंजर साहब, जब आप चंदनगर में थे, चंदनगर से ही यहाँ आए हैं, थोड़ा सा विस्थापन को लेकर चर्चा हो जाए। कल हमने खबर चलाई बीते रोज कि ढोणन में बहुत हंगामा हुआ। अमित भटनागर, आपने नाम सुना होगा, एक आप पार्टी के नेता हैं। अच्छा। वो तमाम लोगों को ढोणन पहुंचकर मुआवजे को लेकर आंदोलन कर रहे थे। क्या है सर, उनके बच्चों को मुआवजा, आप वहां चूंकि थे, आज भी उनको मुआवजा पूरे जो कहा था वो नहीं मिल पाया है क्या? जैसे 18 वर्ष के बच्चों का नाम, बच्चे छूट गए हैं, कई परिवार छूट गए हैं, विसंगति कैसे रह गई है सर? मुआवजे की स्थिति चूंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का डोमेन नहीं है, वो मुआवजे की स्थिति आपको राजस्व विभाग ही बता पाएगा। संयुक्त सर्वे तो हुआ था ना? जी, मेरी जानकारी में नहीं है। हुआ, डेफिनेटली हुआ होगा, मेरे वहाँ रहते हुए नहीं हुआ। मैं चूंकि वहाँ 1 वर्ष रहा, उस वर्ष तो नहीं हुआ। उस टाइम पे वैसे कुछ सुना तो होगा, क्या रेशियो है, जरा दर्शक जानना चाहते हैं, क्या रेशियो बनाया था? जहाँ तक मेरी जानकारी है, 18 वर्ष के जो बच्चे थे, हाँ, जो हैं, उनको एक वरिष्ठ मान के
वो कौन सन निश्चित किया था, 2006, 8, 10? ये मैं क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ तो मैं इस पर कमेंट। चलिए कोई बात नहीं। रेंजर साहब, आपने बताया कि हमने जब चंदननगर में थे तो हमने कैसे वहाँ पे काम किया। चलिए साहब, चंदननगर के बाद आपकी कहाँ पोस्टिंग होती है साहब? चंदनगर के बाद मैं, जैसे बताया मैंने, मैं मड़िया 2 में पोस्टेड हुआ था लगभग 3-3.5 महीने के लिए जी। फिर मड़िया 2 के बाद? मड़िया 2 के बाद में अमानगंज बफर। अमानगंज कब आए आप? जुलाई 2025 में। अमानगंज कहाँ पड़ता है सर? अमानगंज पड़ता है जब हम पन्ना से कटनी जाते हैं जी, तो बीच हाईवे पे अमानगंज एक कस्बा है जो पड़ता है। अमानगंज में आप कौन सी रेंज क्या कहलाती है आप? हमारी रेंज अमानगंज बफर पन्ना टाइगर रिजर्व कहलाती है। अच्छा। जी, पन्ना टाइगर रिजर्व का आप जब नक्शा देखेंगे तो दक्षिण पूर्वी हिस्सा जो है वो अमानगंज बफर अमानगंज कहलाता है। अमानगंज में जब आप बफर रेंज में पदस्थ हुए, क्या तारीख रही होगी? तारीख होगी 11 जुलाई 2025। 11 जुलाई 2025 को जब आप यहाँ आए तो यहाँ कौन ऑफिसर था आपके पहले? इससे पहले मैंने जिनसे चार्ज लिया था श्री राम गोविंद राय जी। अच्छा जी, राम गोविंद राय जी। आप जब अमानगंज पहुँचे, बफर रेंज आपकी अमानगंज है, कुछ सवालात जरा कड़े रहेंगे। आपने जब यहाँ पे आए तो ये आपने जो रेंज देखी, ये दक्षिण मरमंडल की रेंज हुआ करती थी, बहुत अच्छी रेंज कहलाती थी, लेकिन जब से बफर रेंज बनी है आपकी रेंज के तमाम सामने अतिक्रमण, डिब्बे डब्बा रखे हुए हैं, घर आवास जीर्ण शीर्ण है, लगता ही नहीं है कि साफ रेंज है। इस पर कुछ फोकस है आपका? जी 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 नहीं, हमारे कैंपस के सौंदर्यीकरण के लिए जी जी हमारे पूरा फोकस है, जिसके लिए हम लोगों ने प्रोजेक्ट में बाउंड्री वॉल दी है, जिसमें बाउंड्री वॉल भी बनेगी। और भविष्य में चूंकि जैसा आप देख रहे हैं परिक्षेत्र अधिकारी आवास और साथ में स्टाफ आवास, वो पूरे क्या आपने प्रपोजल भेजा है कि स्वीकृत हो चुका? नहीं, ये हमने प्रपोजल भेजा है और संभवतः अगले वर्ष तो या 26-27 में बजट स्वीकृत हो जाएगा संभवतः। और ये सर आपके भदरंगे डिब्बे रखे हैं आपकी रेंज के सामने, आपकी बाउंड्री के सामने। जी जी जी। आप युवा ऑफिसर हैं। जी जी जी। लगता नहीं है कि ये हमारे परिधि के सामने विराजमान है, इनको हटना चाहिए? जी जी जी। क्योंकि असामाजिक तत्वों का डेरा भी रहता है, परिवार भी रहते हैं। लोगों ने हमसे गुजारिश की, इसीलिए कि आप जिम्मेदार ऑफिसर हैं, जिम्मेदार से जिम्मेदार वाला सवाल है। जी जी जी। क्या इस पे आपकी है जो है, क्या करने वाले? हाँ जी, इसको भविष्य में हम जब आपका निर्माण होगा, हाँ, चूंकि ये अतिक्रमण हटाना सीधे तो मेरा काम नहीं है, लेकिन जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको हम बिल्कुल अधिकारी गणों के नज़र में ये बात लाएंगे। जैसे वर्तमान में अतिक्रमण उठ भी रहा है जी। अमानगंज में मुख्य नगर पालिका अधिकारी शशि कपूर गढ़पाले हैं, अगर आप उनको लेटर लिखेंगे तो निश्चित ही आपके यहाँ के अतिक्रमण उठ जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। ये हम आपसे बिल्कुल सटीक कह रहे हैं। तो क्या आप कार्रवाई करेंगे, क्या पत्राचार? हाँ, अपनी तरफ से तो हम चूंकि रोड पे है, सबकी नज़रों में है, और अपनी तरफ से भी हम इसको उनकी नज़रों में ले आएंगे, आग्रह करेंगे। बहुत बढ़िया। रेंजर वन परिक्षेत्र अधिकारी बफर अमानगंज मयंक शर्मा साहब कह रहे हैं कि ये अतिक्रमण स्थानीय प्रशासन यानी नगरीय प्रशासन का होता है। हमारे दरवाजे के सामने रखे हैं तो जाहिर सी बात है, अगर दरवाजे में गंदगी हो या कुछ ऐसे वैसे तत्व हो तो अंदर से खराब तो लगता है, लेकिन अतिक्रमण हम नहीं हटा सकते। हम इस पे पत्राचार करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि ये अतिक्रमण हट जाए। बहुत बहुत धन्यवाद रंजय साहब, आप बहुत अच्छे सवालों के हमारे जवाब दे रहे हैं। अच्छा रंजय साहब, ये बताइए, आप अमानगंज बफर में हैं, अमानगंज बफर के परिक्षेत्र के अंतर्गत आपके जो कुछ कितने गांव हैं जो विस्थापित होने में हैं? अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था कि ठंड का महीना है और फसल लगी हुई है और आपके जो है मुआवजा जिनको मिल चुका है, जिसमें गहादरा है, कूणन है, आदि आदि गांव के विस्थापितों को आप हटा रहे हैं, तो क्या ये विभाग आपकी कार्रवाई थी कि राजस्व की कार्रवाई है? अब विस्थापन के या गांव उठने की क्या है आपके यहाँ? कितने लोग विस्थापित हो चुके हैं, कितने गांव खाली हो चुके हैं? इसमें अमानगंज परिक्षेत्र या इसको बोले पन्ना कोर परिक्षेत्र के जो आसपास या उसके भीतर लगे हुए गांव जो हैं, 8 गांव हैं जो कि विस्थापित होने हैं। तो अभी वर्तमान में स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति में कटहरी में हमारी कार्रवाई हुई थी, संयुक्त कार्रवाई थी, जो कि लगभग 10-12 विभागों का स्टाफ था जिसमें। और कब तक संभवतः खाली हो जाएंगे आपके? चूंकि वरिष्ठ अधिकारी आए थे, केंद्र से आपके आए थे, सचिव साहब आए थे, उनका कहना था, तो क्या कब खाली हो जाएंगे सर? एक निश्चित तिथि तो मैं तो नहीं बता सकता क्योंकि ये मेरे स्तर की चीज़ नहीं है, लेकिन
काफ़ी जल्द ये होगा और उसको पूरे एरिया को रिजुविनेशन के लिए भी उसको जो है हम एक भविष्य में जंगल या एक वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के रूप में डेवलप करने की। आपके बफर क्षेत्र में क्या काम चल रहे हैं? बफर क्षेत्र में हमारे जो केन बेतवा के कुछ प्लांटेशन एक दो जगह चल रहे हैं। इसके अलावा वर्तमान में तो सिर्फ यही चल रहे हैं काम, और फिर जागरूकता कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी आपके अनुभूति कार्यक्रम चले जी, अनुभूति से बच्चों को, स्कूली शिक्षा विभाग के बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। खासकर आपके परिक्षेत्र के अंतर्गत एक राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है पन्ना कटनी, अधिकतर टाइगर के दीदार हो जाते हैं। आपके बफर में टाइगर के मूवमेंट के कितने ऐसे केसेस, कहाँ टाइगर्स के पॉइंट है, लोग जिससे जागरूक हो सके, लोगों को पता चल सके कि रेंज ऑफिसर ये बता रहे हैं कि इस जगह पर टाइगर समय समय पर दिख जाता है, यहाँ पे सतर्क रहने की बात है। कहाँ मूवमेंट है सर? दरअसल अभी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट का फेज़ 4 भी चल रहा है, जो कि हमारे यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व में जिसकी गिनतियाँ हो चुकी हैं, जिसमें हमने कैमरा ट्रैप भी लगाए थे और कई कैमराज में कई लोकेशंस पे टाइगर्स आए भी हैं। सुरक्षा कारणों से मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकता, लेकिन हमारे प्रोटोकॉल बताइए। लेकिन ये तो दर्शक जानते हैं, फुटेज चलते रहते हैं कि पन्ना से, जैसे आप अमानगंज से पन्ना जाते हैं तो आपके गुंदलहा के पास जो टेक है, और आप थोड़ा और चलते हैं तो पन्ना जाने में कई जगह ऐसे पॉइंट हैं जहां पर टाइगर लोगों को मिल जाते हैं। एक टाइगर का बहुत बड़ी एक परिधि होती है टाइगर की, उस पूरे अपने एरिया में जो उसकी टेरिटरी हम बोलते हैं, उस पूरी टेरिटरी में टाइगर विचरण करता है। और टाइगर, आज कितने टाइगर होंगे आपके पन्ना टाइगर में? पन्ना टाइगर रिजर्व में पिछली गिनती के अनुसार 50+ टाइगर्स थे। मतलब बढ़ोतरी हुई है कुनबे में? जी हाँ, पिछली गिनती के अनुसार 2022 की ये आंकड़े थे। संभव था 2026 में और अच्छे आंकड़े आएंगे, पन्ना टाइगर रिजर्व में ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में। ऐसी हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छे आंकड़े लेकर दोबारा टाइगर स्टेट बनेंगे। गिद्धों की गणना हुई थी जी, गिद्धों की क्या स्थिति है आपके? गिद्धों की बहुत अच्छी स्थिति है हमारे अमानगंज बफर में। तो 1 या 2 ही पॉइंट हैं, पर आप पन्ना टाइगर रिजर्व एज अ होल देखते हैं या पूरा पन्ना जिला आप पूरा लैंडस्केप देखते हैं, तो ये अपने आप में गिद्धों के लिए एक हॉटस्पॉट है, एक बहुत मुख्य एरिया है। सर, आपके बफर क्षेत्र में एक हाथी डोल है। जी, हाथी डोल है, हम भी वहाँ पे गए हैं आपके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, कभी आपके साथ भी चलेंगे। कौन कौन बफर क्षेत्र में ऐसी हाथी डोल जैसे टावर हैं जिनको और थोड़ा सा विकसित होना चाहिए, जिससे पर्यटक वहाँ पर जा सके और कुछ समय सुकून के गुजार सके? कुछ है इस पे आपकी? जी, क्या है कि पर्यटन क्षेत्र जो है वो शासन द्वारा निर्धारित होता है, लेकिन प्रपोजल तो जी आप उसके प्रपोजल इसके प्रपोजल जा सकते हैं। लेकिन चूंकि हम चाहते हैं कि पर्यटन और जिससे पर्यटन से लोगों का जो है जो सुरक्षा है, जानवरों का घर है, जानवर उसमें अपने घर की तरह रहें, वो दोनों चीज़ें बैलेंस में चलें। तो कोई भी चीज़ करने से पहले उसके हर पहलू हमें देखने पड़ते हैं। बेशक आपने बताया हाथी डोल एक बहुत अच्छा पॉइंट है और पर्यटक दृष्टि से भी उसकी संभावनाएं हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि क्या भविष्य में पर्यटक दृष्टि से जोड़ा जा सकता है क्या? वो उसकी व्यापक स्टडी के बाद ही हम ऐसा कुछ प्रपोजल दे सकते हैं। ऐसी वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकर्षण कराएंगे आप इसमें? हाँ जी, उसको पहले व्यापक रूप से देखना पड़ेगा हमें भी, और मुझे इसमें वरिष्ठों का भी मार्गदर्शन लेना पड़ेगा, और उसके बाद यदि अगर उसमें संभावनाएं दिखती हैं तो आगे कुछ किया जा सकता है। टाइगर को बचाने के लिए और क्या जन जागरण चल रहा है, क्या अभियान चल रहा है हमारा, जिससे और उत्तरोत्तर प्रगति हो? जी, पन्ना टाइगर रिजर्व का जो मोटो है, जो लोगो है, वही है कि जन समर्थन से बाघ संरक्षण। तो हम मुख्य आज भी हम वर्षों पहले का नारा है, लेकिन कुछ चीज़ें जो कभी नहीं बदलती, आज भी हम उसी मोटिव से काम कर रहे हैं कि बाघ संरक्षण करें, लेकिन जनता के समर्थन के साथ करें। हम वर्दी के जो 12 रेंजर्स हैं, या हमारे 2 सहायक संचालक साहब हैं, 3 या डीडी साहब हैं, एफडी साहब हैं, या हमारा निचले वाला अमला है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही लोग मिलके जो है, नहीं, वो तो एक टीम भावना होती है। जी, लेकिन हमारे लिए समस्त गांव जो टाइगर रिजर्व के आसपास हैं, वहाँ के जो निवासी हैं, वो सबको हम जागरूक करना चाहते हैं। वो जागरूक हैं भी और समय के साथ और जागरूक हो रहे हैं, तो उन सबको हम जागरूक करना चाहते हैं और इस पूरे संरक्षण कार्यक्रम में सब साथ रहें। सर, आपके हाथी डोल में कुछ भित्ति चित्र हैं जी, बहुत पुराने हैं जी, उनको संरक्षण करने के लिए जी, उनको संरक्षित करने के लिए, धरोहर बनाने के लिए जी,
कुछ है वहाँ पे आप? जी हाँ, वहाँ पे रॉक पेंटिंग्स हैं, और चूंकि वो टाइगर रिजर्व के कोर से लगा हुआ एरिया है, बफर है, वहाँ पे आना जाना भी बहुत रेगुलेटेड है, तो इसीलिए वो संरक्षित तो पहले से हैं ही, लेकिन उनको आम जनता के लिए क्या खोला जा उसको सबसे पहले तो उनका हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, उनको हम उनके बारे में एक राइटअप लिखेंगे और उनके फ़ोटोज़ लेंगे अच्छे, खुद हम मतलब हमारा स्टाफ, और वो सब करके एक डॉक्यूमेंटेशन करके उनको ऐसे जितने भी चित्रण हैं उन सबको सुरक्षित करेंगे। जैसे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब अपने जिले में ही साउथ में बनमंडल में जी जगदीश जी अहरवार और पवई की मन की बात में कुछ बात कर चुके हैं जी। आपके भी टाइगर रिजर्व में, आपके बफर में कुछ ऐसे केंद्र हैं कि वो आप काफी आप चाहें तो पॉपुलैरिटी हासिल कर सकते हैं, कुछ जहन में है कुछ कोई ऐसा करने का? नहीं, उसका जी नहीं, उसका मोटिव पॉपुलैरिटी हासिल करना तो नहीं है, लेकिन जब अच्छे काम को सराहा जाता है तो प्रसन्नता तो होती ही है। और इस विषय में आपने जिनका नाम लिया, उन्होंने पूरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का और विशेषकर पन्ना जिले का, पन्ना टाइगर रिजर्व का भी, और दक्षिण वन मंडल, उत्तर वन मंडल, सबका नाम रोशन किया उन्होंने। वैसे जाहिर सी बात है शर्मा साहब, पन्ना जिले में इन दिनों जितने भी आपके विभाग के अधिकारी हैं, चाहे वो नॉर्थ हो, चाहे वो साउथ हो, चाहे वो टाइगर हो, रिजर्व हो, सभी बहुत अच्छे अधिकारी हैं, रेंज ऑफिसर से लेके टॉप बॉटम से लेके निचले स्तर के, एक टीम भावना की काम कर रहे हैं। खासकर इन दिनों अप्रवासी पक्षी भी बहुत सारे आ रहे हैं। क्या आपके बफर या कोर में कहीं कोई ऐसा मूवमेंट है कि जहां अप्रवासी पक्षी हाँ जी चल रहा हो, या वहाँ के दीदार या टाइगर रिजर्व में प्रवासी पक्षियों के ऐसे कई पॉइंट हैं, और मुझे याद है शायद जब मैं नया टाइगर रिजर्व में आया था तब एक वल्चर की या एक किसी पक्षी की टैगिंग हुई थी, और जो पक्षी जब उसका ट्रैकिंग की गई तो पता चला कि वो रशिया तक जाके वापस पन्ना आता है। तो इस तरीके से ऐसे कई पॉइंट्स हैं। भौरादो एक पॉइंट है, जब हम सफारी करते हैं, बोटिंग होती है, वहाँ आपको कई सारे पक्षी दिखते हैं। हमारे केन घड़ियाल सेंचुरी में जो नहर जाती है, वहाँ कई तरह के पक्षी दिखते थे। तो धीरे धीरे पक्षियों के भी एक हॉटस्पॉट के रूप में पन्ना डेवलप हो रहा है, ये एक बहुत अच्छी बात। एक कैंपा को लेकर सवाल है सर आपसे जी। कैंपा मीन्स बिगड़े वनों को लेके जो है जागरूकता होता है। मैंने पिछली बार धाकड़ साहब थे आपके बड़े ऑफिसर, उनकी एक वाइट लेके खबर चलाई थी, क्योंकि तत्कालीन रेंज ऑफिसर आपकी ये राय साहब रहे हैं, तो बिगड़े वनों को लेकर उन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया था आपके परिक्षेत्र में। इसी में आपको विदित हो ना हो, अब क्या पोजीशन है साहब, कैंपा के द्वारा कितने आपके बिगड़े हुए वन थे जो, या पिछले सत्र के पौधे या इस सत्र के पौधे आपके द्वारा कितने रोपण किए जा रहे हैं सर? पौधे अगले वर्ष रोपण होंगे, और पिछले जो RDF प्लांटेशन हैं उनका रखरखाव चलता है। अच्छा जी। तो अभी क्या चल रहा है आपके यहाँ कैंपा को लेकर? अभी कैंपा को लेकर प्लांटेशन चल रहे हैं, जिनकी क्षेत्र तैयारी जो होती है। कौन से पौधे लगाए जा रहे हैं? इसमें मुख्यतः सागौन, मिश्रित वृक्षारोपण किया जाएगा। इसमें हर तरह के पेड़ रहेंगे, इसमें फलदार वृक्ष भी रहेंगे कुछ, और सबसे ज़्यादा जो हमारे जो डिपार्टमेंट स्तर से भी जो है कि हम स्थानीय प्रजातियां लगाएं। हम विदेशी प्रजाति न लगा के स्थानीय प्रजातियों को प्राथमिकता दें। अच्छा, आपके परिक्षेत्र अंतर्गत जो अपन वन औषधि या वन जंगल के वृक्षों की बात करें, सबसे ज्यादा पॉपुलर वृक्ष या सबसे ज्यादा कौन सा वन आपके क्षेत्र में पाया जाता है? हमारे यहाँ तो, क्योंकि इसको हम बोल सकते हैं कि ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट है, मतलब शुष्क पर्णपाती वन ज़्यादा हैं हमारे, कटीले वृक्ष भी हैं। तो हम यहाँ देखें तो सागौन भी है यहाँ पे, खैर बहुत है, और इसके अलावा हमारे यहाँ गुंजा और करदई, ये वृक्ष हमारे यहाँ बहुतायत में है। रेंजर साहब, आने वाले समय में बफर का और विस्तृत रूपांतरण बढ़ेगा, चूँकि कैन बेतवा के बनने से डूब क्षेत्र हो जाएगा, तो क्या जैसे गांव में आपके परिक्षेत्र में कई गांव हैं, जैसे विक्रमपुर है और भी नज़दीकी हैं, टाइगर और तेंदुआ का मूवमेंट बना रहता है, तो आने वाले समय में क्या अमानगंज और नज़दीक आ जाएगा क्या बफर क्षेत्र में? जी, मैं समझा नहीं आपका। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जो आपके गांव हट रहे, जी ठीक है जी, 6 गांव तो हट गए, जी जी जी, जंगल में जानवरों का मूवमेंट बढ़ेगा जी। जब जंगल में जानवरों का मूवमेंट बढ़ेगा तो क्या आने वाले समय में अमानगंज उससे बचा रहेगा क्या? जी,
इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी, आपने एक सवाल पूछा, मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे मध्य प्रदेश शासन की अभी एक योजना चालू हुई है जिसमें कि बफर क्षेत्र को धीरे धीरे फेंस किया जाएगा। एक ऊंची फेंसिंग उन जगहों पे जहाँ बाउंड्री वॉल या चेन लिंक फेंसिंग उस तरीके से लगाई जाएगी कि जो शहर में मूवमेंट ना हो। जिस जगह पेजेंट हॉटस्पॉट पे सबसे ज़्यादा जानवर जो है अंदर आते हैं, शहरों में आते हैं, वहाँ इस तरह से फेंसिंग की जाएगी कि वहाँ से जो है जानवर ना आए। और कोई भी जानवर होता है वो जानबूझकर कभी यहाँ नहीं आता, क्योंकि उसका या तो भटक के आ जाता है या उसका कोई पुराना। सज्जनों के आने वाले समय में मध्य प्रदेश शासन एक फेंसिंग, बाउंड्री वाल या कुछ ऐसी तकनीकी अपना के वो करेगी कि शहरों में या गांव जो जंगल से लगे हुए हैं वहाँ पर जानवर ना जाए, जिससे लोग बचे रहें, उनके मवेशी या वो खुद ज़्यादा उसमें उनकी या समय मौत ना हो। इस तरह की व्यवस्था आने वाले समय में। रंजित साहब, एक बहुत पर्सनल क्वेश्चन है जी, आपकी एज क्या होगी? जी मेरी एज 31 है। 31 वर्ष। जी जी। आप विवाहित हैं, अविवाहित? जी जी, मैं विवाहित हूँ। हमारी भाभी जी जी हाउस वाइफ है? जी जी क्या जी। है? हाँ हाँ, अभी वो हाउस वाइफ है, साथ में अपनी पढ़ाई भी करती हैं। पढ़ाई भी जी करती जी हैं। जी। कहाँ आपका विवाह हुआ? मेरा विवाह जबलपुर में हुआ है, मेरी वाइफ जबलपुर से। ऑरेंज मैरिज? हाँ जी, अरेंज मैरिज है ना, जी। माँ बाप की मर्जी से? हाँ जी। अभी बेटे बेटियाँ कुछ? मेरी एक बेटी है, अभी 2 महीने की है। अच्छा, 2 अरे बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी। आपको भाग्य लक्ष्मी अभी 2 महीने पहले ही आई। निवासरत कहाँ है आप, कहाँ रहते हैं? मैं अमानगंज में ही रहता हूँ। अच्छा जी। तो कहीं प्राइवेट जगह पर रहते हैं आप? हाँ, चूँकि यहाँ व्यवस्था नहीं है। थोड़ा जीर्ण अवस्था में है, तो अभी। कैसा लगा आपको अमानगंज? अमानगंज बहुत अच्छा है, एक छोटा प्यारा सा कस्बा है, लोग बहुत घुलनसार मिलनसार हैं, ये एक बहुत ही अच्छी बात लगी। और जहाँ पे कहीं कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी बनती है तो लोगों को समझाओ तो वो समझ जाते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। काम और आपके यहाँ चुनौतीपूर्ण है, क्या आपका उद्देश्य, क्या करना चाहते हैं आप अमानगंज बफर रेंज को कि बढ़िया रेंज हो जाए आप? जी, हम सबसे पहले तो सुरक्षा को हम और बढ़ाना चाहते हैं और गांव वालों से समन्वय और ज़्यादा स्थापित करना चाहते हैं अपनी समितियों के माध्यम से। इसके अलावा जागरूकता, चाहे अनुभूति के थ्रू हो, चाहे और छोटे छोटे जागरूकता कार्यक्रम हो, वो जागरूकता कार्यक्रम लगातार बढ़ाते रहना चाहते हैं। फायर सीजन क्योंकि आ रहा है, तो फायर सीजन से पहले गांव वालों को जो महुआ बीनते हैं जिससे आग न लग पाए, जी, तो आग ना लगे, उसके लिए हम करने वाले हैं। इसके अलावा इंफ्रा जो है वो हम डेवलप करते जा रहे हैं फॉरेस्ट के अंदर भी, और जैसे आप कैंपस के बारे में आपने बताया इसमें भी, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि कई हमारे अस्थायी कैंप हैं, पुराने हैं, टाइगर घूमता है तो कई बार कैंपों के बाहर घूमता चला जाता है और उनमें फेंसिंग नहीं है, तो उन चीज़ों को भी हम धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। आपने आपके बफर परिक्षेत्र में अनुभूति कार्यक्रम हुए होंगे अभी, कितने अनुभूति हुए हैं सर? 2 अनुभूति कार्यक्रम हुए। कहाँ हुए अभी ये दोनों हाथीडोल में हुए, हाथीडोल टावर में। जी हाँ। मध्य प्रदेश शासन के और केंद्र सरकार का बहुत अच्छी थीम है अनुभूति कार्यक्रम। कई बार हमने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अटेंड किए, गए, देखे, उससे जो बच्चे हैं, जो पढ़ाई लिखाई वाले, खासकर बेटियां, बड़े ही मनोयोग से बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। क्योंकि जो मास्टर ट्रेनर रहते हैं, आप जैसे अधिकारी रहते हैं, वरिष्ठ अधिकारी रहते हैं, उनको प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर उनके निजी जीवन से लेकर तमाम सब चीज़ें सिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनको जंगल को सहेजने, वन्य प्राणियों को बचाने के लिए समझाइश दी जाती है। ये कार्यक्रम बहुत आनंददायक कार्यक्रम है। ये इस पे और कुछ और होना चाहिए सर आपकी नज़र में? कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड भोपाल द्वारा ये आयोजित किया जाता है और कार्यक्रम में वर्तमान में बच्चों को बहुत कुछ सिखाया जा रहा है। कुछ और जोड़ा जाना चाहिए इसमें? जोड़ने के लिए हम हर साल नई नई थीम जैसे हमसे लोग कहते हैं जी, हम आप तक बात रखना चाहते हैं, आप ऊपर पहुंचाइएगा। हमारे प्रोग्राम में वरिष्ठ अधिकारी लोगों का कहना है कि इसमें छात्र छात्राओं के अलावा कुछ गांव के लोगों को भी अगर इसमें जोड़ा जाए, भले वो 10-10, 20-20, तो उससे और जागरूकता आएगी। इस पर आपका क्या? दरअसल वर्तमान में एक अगर आप देखेंगे तो जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके साथ टीचर्स तो आते ही हैं, वो लोग तो वरिष्ठ होते ही हैं। इसके अलावा हम जनप्रतिनिधियों को बुलाते हैं, जिसमें कि विधायक जी, सांसद जी अगर अवेलेबल हैं तो वो आते हैं, मीडिया पर्सन को भी बुलाते हैं। और हम जो है आसपास गांव के क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं
सरपंच हैं या ये तो सब जाते हैं सर, मैं भी गया हूँ, लेकिन गांव के कुछ लोग जी 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 उसके लिए दरअसल अनुभूति जो कार्यक्रम है वो बच्चों को इसीलिए इसकी अवधारणा आई कि बच्चा जो बालक मन जो होता है वो बड़ा, उसको आपको सांचे में ढालना बड़ा आसान है, तो उनके मन में ये चीज़ डाल दी जाए जिससे कि आजीवन वो लोग उस चीज़ को लेकर चलें। हाँ, लेकिन अनुभूति के अलावा जागरूकता के कार्यक्रम जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जागरूकता के कार्यक्रम जो है वो वरिष्ठों के लिए भी होने चाहिए। आप 31 वर्ष के हैं जी, अभी कुछ समय है और नौकरी के लिए जी, कुछ है फोकस, मतलब एग्जाम आगे देने बढ़ना है कि अब इसी में संतुष्ट नहीं, आगे बढ़ने के कई सारे विभाग से ही बढ़ना है आगे? हाँ जी, वही मैं कह रहा हूँ, आगे बढ़ने की परिभाषाएं कई सारी हैं, है ना, तो आगे मतलब पूरा फोकस सब विभाग पे कह सकते हैं। अब मतलब पढ़ाई से अब मतलब पढ़ाई हम कर रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट की भी पढ़ाई है। अगर कोई बेटा हमारा एक प्रोग्राम देख के आपके पास आता है, जी जी जी, कॉल्स आता है जी, और वो कहता है कि हम भी वन सेवा में आना चाहते हैं, जी जी जी, रेंजर साहब अगर आपके पास नोट्स पड़े हों जी या बुक्स पड़ी हों तो क्या आप मदद करेंगे क्या? हाँ जी, हाँ जी, इस विषय में आप बड़ी अच्छी बात याद दिलाई आपने। एक यहाँ पे एक लोकल में एक टीचर हैं जो कि शायद निःशुल्क पढ़ाते हैं बच्चों को, मैं मिला नहीं हूँ, मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, तो उन्होंने आग्रह किया कि सर अगर आपको समय मिले तो आप कृपया बच्चों को निःशुल्क आप मार्गदर्शन दें। तो और ये मेरी रुचि हमेशा से रही है, तो यदि अगर मौका मिलता है तो भविष्य में शायद आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में मैं चाहूँगा कि मैं कुछ समय बच्चों को अपना डेली का समय जरूर दूं। पन्ना जिले में ऐसे अधिकारी हैं, एक हमारे मित्र है वखत सिंह राजपूत साहब, अजयगढ़ में टीआई हुआ करते थे, वो कोचिंग चलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, एक आत्मसंतोषी मिलती है जी। तो ये कब से प्रोग्राम शुरू करना चाहेंगे आप? मैं बहुत ही निकट भविष्य में इसको चालू करना आपके चाहूँगा। पास कुछ नोट्स, कुछ बुक्स वगैरह? हाँ जी, नोट्स बुक्स मेरे पास हैं, लेकिन चूंकि पैटर्न बदलने की वजह से पैटर्न भी बदलता है, प्लस कई बार वो नोट्स जो जिसमें एक व्यक्ति पढ़ चुका होता है वो उसमें इतने मार्क और इतने हाईलाइट कर चुका होता है कि दूसरे का उसमें पढ़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन चूंकि ऐसे कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके बारे में मैं जानकारी दूंगा, तो विद्यार्थी जो है स्वयं खुद के मोबाइल पर, टैबलेट पर फिलहाल विद्यार्थियों को क्या कहना चाहते हैं 2 शब्द प्रतियोगी परीक्षाओं वालों के लिए? 2 शब्द तो यही बोलूँगा, पढ़ाई करें और इसके अलावा और धीरज बनाए रखें। जी जी जी, हाँ, देखिए धीरज का ही पूरा खेल है ये, क्योंकि आप जब इस परीक्षा MPPSC, UPSC या इनफैक्ट कोई भी व्यापम की परीक्षा ये पूरी जो प्रोसेस है, आप तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, प्री देते हैं, मेंस देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, रिजल्ट आता है, नहीं होता तो फिर प्री मेंस से स्टार्ट करते हैं। ये पूरी परीक्षा धैर्य की ही बात है। ये पूरी परीक्षा बाकी जो एग्ज़ाम जो लेती है वो तो लेती ही है, लेकिन धैर्य का भी आपका एग्ज़ाम लेती है, तो वो चीज़ इसमें इग्नोर आप नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बात। देखो दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बेटियों, रेंजर वन परिक्षेत्र अधिकारी अमानगंज बफर में पदस्थ हैं आपने एक बहुत अच्छी बात की, आप इसको आत्मसात करिए कि धैर्य की ही तो परीक्षा है। वो परीक्षा शब्द क्या होता है? परीक्षा यानी जो परीक्षार्थी देता है उसी की तो परीक्षा होती है। एक अटेम्प्ट न सही, दूसरा, तीसरा, आप बनाइए, मेहनत करिए, समय अच्छा है, आएगा, आपको भी मुकाम मिलेगा, आपके भी सपने साकार होंगे। आपके माँ बाप ने अगर आपको उस लाइन में लगाया है, जो रास्ता चुनी है आपने, तो निश्चित आपको मंजिल मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रेंजर साहब, आपने न्यूज़ 9 लॉन्चर से बात की, बहुत कुछ आपने अपने विभाग के, आपके पर्सनल और बहुत सारी चीज़ बहुत अच्छी तरीके से आपने हमें जवाब दिया। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और चाहते हैं कि सर आप अपने विभाग को और अपने तजुर्बे से बहुत ऊंचाइयों तक ले जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अभी हमने दोस्तों, बहनों, भाइयों, देवियों, सज्जनों, बेहतरीन अफसरनामा जो हमारा खास प्रोग्राम है, अफसरनामा में आमने सामने में सीधी बात के पॉडकास्ट में हमने पन्ना टाइगर रिजर्व के एक होनहार अफसर जो वर्तमान में बफर रेंज अमानगंज में तैनात हैं, उनसे बहुत कुछ विभाग के, उनके अपने छात्र छात्राओं को लेकर बहुत सारे सवाल किए। उन सवालों के बड़े ही धीरता से, बड़े ही गंभीरता से, बहुत ही अच्छी तरीके से वन परिक्षेत्र अधिकारी बफर रेंज अमानगंज मयंक शर्मा साहब ने दिए। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप उनके सवालों को बड़ी गंभीरता से सुने, क्योंकि विभाग ही नहीं, उन्होंने कुछ हमारे प्रश्नों के उत्तर आपके जीवन में मोटिवेशन का काम करेंगे। उनको देखें, सुने, बने रहें। अगर आपने हमारे अभी न्यूज़ 9 लॉन्चर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यह था स्पेशल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
मयंक शर्मा के साथ बने रहें, देखते रहें। इस इंटरव्यू से राजेश की तिवारी राज को इजाजत दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, शपथ। दोस्तों, आपने देखा रेंजर वन परिक्षेत्र अधिकारी बफर शर्मा साहब ने हमारे सवालों के जवाब दिए। रेंजर साहब, हमने जो आपसे सवाल किए, हमारा प्रयास कैसा लगा आपको, जरा हमारे दर्शकों को? बहुत अच्छा। तिवारी जी जिस प्रकार से सवाल पूछते हैं, जो एक प्रोफेशनलिज्म जो होता है, जो आपके सवालों में बहुत बखूबी झलकता है। काफ़ी बेखौफ और काफ़ी जिम्मेदाराना तरीके से आप सवाल पूछते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।